एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहज़फर। वेलकम टू एनएस कंसल्टेंट। आज हम फ़िनलैंड के ऊपर बात करेंगे। इस फ़िनलैंड का स्टडी वीज़ा, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं और इसके एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसके साथ साथ वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हम कब कब इनके एडमिशन्स और वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ़िनलैंड के ऊपर हम बात करते हैं। फ़िनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है और शेंजन कंट्री भी है। और ये शेंजन कंट्री में फ़िनलैंड जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। इनकी जो है दूसरे अदर कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं शेंजन में, तो इसमें से जो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है स्वीडन के साथ है। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में 3-4 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें फ़िनलैंड भी है और डेनमार्क भी है, स्वीडन भी है। फ़िनलैंड को हम क्यों सेलेक्ट किया जाए, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वन बाय वन हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसकी जो करेंसी है यूरो है। आप इनकम अर्न कर सकते हैं, हैंडसम इनकम अर्न हो सकती है और इसमें बहुत सारी जॉब भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ड्यूरिंग स्टडी आप वर्क अपना जो है पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फ़िनलैंड में और उनकी वेज रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ट्यूशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, ट्यूशन फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ रीज़नेबल है। इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है सब कुछ स्कॉलरशिप मिले, इसमें यूनिवर्सिटीज़ का कोटा होता है। 100% ऑफ भी हो जाता है, 50% भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12,000 यूरो ऑलमोस्ट इसकी फ़ीस है। फ़िनलैंड की ये एक इकोनॉमिकल जो है ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी के बाद ज़ाहिर बात है यहाँ पे पीआर का भी ऑप्शन है, आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है, परमानेंट रेजिडेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही बेस्ट पॉइंट ये है कि स्पाउस वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट वीज़ा जिसे हम कहते हैं, अपने स्पाउस को भी साथ ले जा सकते हैं। डिपेंडेंट में आपकी पूरी फैमिली है, बच्चे हैं, या आपकी बीवी है, या आपके हस्बैंड हैं, जिसमें जा सकते हैं। और इसके साथ मैं बार-बार इसमें एक दूसरी बात बता दूँ, इनका जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है लाइक स्वीडन जैसा ही है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ईज़ी टास्क नहीं है। तो आपने बहुत ज़्यादा भी सुना होगा, मगर एडमिशन लेना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। ऑलमोस्ट अगर आपके पास अगर एडमिशन आ जाता है तो आपको एक किस्म का आपका वीज़ा ही है। एडमिशन में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। दूसरी इसके साथ-साथ अगर मैं एक वन लिमिटेशन में और भी आपको डिस्क्राइब करता जाऊँ कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बस ये चेक करते हैं कि फ़िनलैंड में जाना है, तो ज़ाहिर बात है उनको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे एम्बेसी अवेलेबल नहीं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे होते हैं यूएई में, जा रहे होते हैं अबू धाबी, तो तुर्की भी है, बाकू भी है, मगर ज़्यादातर अबू धाबी जा रहे होते हैं यूएई में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी नहीं है। आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए पहले दूसरी कंट्री का वीज़ा लेना पड़ेगा। और ये जो है वाक़ई एक कॉम्प्लेक्स जो है प्रोसीजर है, इतना ईज़ी टास्क नहीं है। आपको इसमें टाइम आपका ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है फ़िनलैंड के वीज़े के लिए। तो अगर आप इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी इनटेक्स हैं, कब-कब आपको जो है वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आपको जो टाइमली आपकी सारी चीज़ें ओके हो सकती हैं। जी, मेन इनटेक सितंबर का इनटेक होता है और इसकी जो डेडलाइन जो-सी हैं ये जैन-फ़ेब में स्टार्ट हो जाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेडलाइन्स होती हैं। आपने यहाँ पे अपने एडमिशन अप्लाई करना होता है। ऑलमोस्ट अगर आप टाइमली देखा जाए तो दिसंबर में इनके एडमिशन ओपन हो जाते हैं और जैन-फ़ेब तक ये रहते हैं। और फर्दर दूसरी इनटेक होती है, जैन-फ़ेब की भी होती है, वो बहुत छोटी इनटेक होती है, लिमिटेड इनटेक होती है, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपने जो मेन इनटेक है जो सितंबर वाली, वही आपने देखनी है, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ मिल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं और आपका चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़िनलैंड में आप देखा होगा उसमें जॉइंट एप्लीकेशन भी होती है और सेपरेट एप्लीकेशन भी होती है। जॉइंट एप्लीकेशन में आपको ऑलमोस्ट 6 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ-साथ कोर्सेज़ भी आप चेंज कर सकते हैं।
अगर हम सेपरेट एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आपको सेपरेटली हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसीड करनी पड़ती है। तो इसमें 2 डिफरेंट ये चीज़ें जी, जिस तरह मैंने आपको ये पहले बताया एडमिशन जो है सिक्योर करना इतना ईज़ी टास्क नहीं है। मैं आपको फिगर्स के साथ बता रहा हूँ। 21 की अगर हम बात करें तो 22,500 एप्लीकेंट्स ने डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया और जिसमें ऑलमोस्ट 27% लाइक 6033 जो है ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं। ये फिनिश नेशनल एजेंसी एजुकेशन 21 की रिगार्डिंग मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ अगर हम लास्ट जैन 23 की बात करें 53,400 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब इसकी फर्दर कितने एडमिशन्स आए हैं ये बाद में पता चलेगा। इतना ज़्यादा ये कॉम्पिटिशन है जी, ज़ाहिर बात है ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेशन आ रही है। मोस्ट एप्लीकेशन जो उनसे पाकिस्तान के अलावा इंडिया में है, बांग्लादेश, नेपाल और चाइना में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ़िनलैंड अप्लाई कर रहे हैं। जी, इसके साथ-साथ मैं आपको फर्दर बताऊँ, आपने जब अप्लाई करना है तो आपका जो है जो जो आपका एडमिशन जो आपका सिक्योर होना है वो तकरीबन मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्ट में आपके एडमिशन आ जाते हैं। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने और अपने वीज़ा अप्लाई कर देना है, क्योंकि इसके साथ आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अगस्त मिड में या अगस्त स्टार्ट में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और सितंबर तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको टाइम मिल जाता है। सितंबर को आप अगस्त मिड या सितंबर स्टार्ट में बहुत सारे जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फ़िनलैंड की जो-सी ओपन हो जाती हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें जो लिमिटेशन ये भी है कि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेशन जा रही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेशन जा रही हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम होना चाहिए। तो इस वजह से ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही आपको एडमिशन आ जाए तो आपने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, उसी वक़्त आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल कंप्लीट करनी है और वीज़ा के जो है सेक्शन में आपने आ जाना है और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अपने वीज़ा फ़ाइल करना है। नॉर्मली 4 टू 6 वीक्स लग जाते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में, तो ज़ाहिर बात है आपको इतना टाइम होना चाहिए। तो आपने मई मिड में आपने जो है अप्रैल लास्ट में या मई स्टार्ट में या मिड में आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना वीज़ा अप्लाई लाज़मी करना है, जिसकी बेस पे आपको टाइमली आप यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएँ, आप अपनी ईज़िली अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने ये टाइम बता दिया, 4 टू 6 वीक्स जो उनसे वीज़ा प्रोसेसिंग में लगते हैं। जी, एक यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूँ, यहाँ पे study.fi एक वेबसाइट है, इधर से आप अपने कोर्सेज़ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। जिस तरह हम स्वीडन की तरह ही है ये, तो इसमें आप अपना टाइम इसमें आपका वेस्ट नहीं हो सकता और इसमें आपके प्रॉपर जितने भी फ़िनलैंड में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे हैं और आप इसमें एडमिशन भी फ़ाइल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप अपनी एप्लीकेशन सेपरेट जो है अप्लाई भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जा। दूसरी इसमें ये बात है जी कि इसमें अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी बात भी कह सकते हैं। फ़िनलैंड में कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि मतलब इतनी वैरायटी नहीं है कोर्सेज़ में। हाँ, आपको हर किस्म का कोर्स मिल सकता है, मगर वो आप यूनिकनेस जो चाह रहे हैं वो नहीं होती। आपने कुछ कोर्सेज़ हैं इसमें, इतने ज़्यादा कोर्सेज़ की लाइन नहीं है, इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी-सी हैं और कोर्सेज़ भी कम हैं, तो आपको जो है सर्च करने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इसमें आपको वैसे मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इसमें मैथमेटिक्स के और कंप्यूटर साइंसेज़ के, सोशल साइंसेज़ के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मगर इसमें क्लास अवेलेबल नहीं है। और डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, एक जो है यूनिकनेस अगर आप चाह रहे हो तो फ़िनलैंड में इतनी यूनिकनेस कोर्सेज़ में नहीं है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट एडमिशन फ़ाइल करने के लिए या वीज़ा फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले बात ये है जी, जैसे ही आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट पहले से अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये ना हो कि बाद में आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा रहे हो। इसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट जितने भी शेंजन कंट्री या यूरोप कंट्री में यही एक रूल होता है कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होने चाहिए आईबीसीसी से और एचईसी से, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है। तो ये मेन चीज़ है वीज़ा प्रोसीडिंग और एडमिशन में। दूसरा मैं आपको एडमिशन सिक्योर करने के हवाले से मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपकी जो सीवी है इसमें हम इतना पेन नहीं लेते, सीवी को प्रॉपर आप लिखें और उसमें जो भी आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो लाज़मी लिखने चाहिए।
अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है, वो लाज़मी आपको डिटेल में लिखना चाहिए। एजुकेशन के साथ-साथ वो सिंपल एक फॉर्मेट होता है, वो उसमें नहीं है, आपने प्रॉपर सीवी में डिटेल लिखनी है कि मैंने भाई ये किया। तो इसकी बेस पे हमारा एडमिशन पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका एडमिशन होने। दूसरी बात ये, अगर आप प्रोफेशनल हो, आपका प्रोफेशनल जो है आपने बीएस किया हुआ है, उसके बाद ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत गैप हो अगर है, तो उसमें आपने एक्सपीरियंस लेटर लाज़मी मेंशन करना है सीवी में। और जितनी भी आपकी सर्च वर्क है किया हुआ है, या आपने 2-3 मंथ कहीं भी इंटर्नशिप की हुई है, वो भी आपने लाज़मी लिखना है। ये आपके जो है बहुत ही इम्पैक्ट डालती है आपकी प्रोफाइल में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ज़ाहिर बात है हर कंट्री ले रही होती है, और इसमें जो फ़िनलैंड की अगर बात करें तो ये बहुत इम्पैक्ट डाल रही है इसमें एडमिशन के हवाले से। इसको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, और जो भी है स्टेटमेंट पर्पस का जो है प्रॉपर जो पॉइंट्स होते हैं जो मेन है, मैं ये कोर्स क्यों लेना चाह रहा हूँ। फ़िनलैंड तो ज़ाहिर बात है आपने बताना है कि मैं अपना इस कंट्री को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं जो है अदर कंट्री को क्यों नहीं प्रेफ़र कर रहा, या पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रेफ़र कर रहा है, जो तो आपने लिखना ही लिखना है। मगर जो फ्यूचर एस्पेक्ट है कोर्स के हवाले से, ये मैं कोर्स क्यों ले रहा हूँ, मेरे पिछले कोर्स के साथ ये किस तरह अटैच है, और ये मुझे फ्यूचर में किस तरह बेनिफिट दे रहे हैं, इसके ऊपर आपने प्रॉपर लिखना है। तो इसके ऊपर आप गाइड भी ले सकते हैं अपने सीनियर के साथ। और एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को जो है लीनिएंट नहीं लेना, मतलब सिंपल एक पेज की तरह नहीं लेना है कि यार ये जो रूल है ये रूल हमने पूरा करना है, ये ऐसी बात नहीं है। इसको प्रॉपर पेन के साथ इसको लिखें, इस पे टाइम लगाएं, 1 वीक 2 वीक्स लाजमी इसके ऊपर वर्किंग करके बनाए। ये नहीं है कि 1 घंटे में एसओपी बन जाए, किसी की उठा के आपने कॉपी पेस्ट करना है, इस तरह कभी भी नहीं आप करें। इसके ऊपर प्रॉपर टाइम दें, उसकी बेस पे ही आपका एडमिशन है। दूसरी मेन चीज़ है आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपको बिल्कुल फुलफ़िल करनी पड़ेगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, आपको पीटी या डिलिंगो भी, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा आप आइल्स करें। आइल्स करने का फ़ायदा ये है कि हर इंस्टीट्यूट में आपका जो है ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में फुलफ़िल करने की ये रिक्वायरमेंट हर इंस्टीट्यूट ही ले रहा है। पीटी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, तो जिसकी बेस पे आपको एडमिशन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आपको आइल्स लाज़मी करें, आइल्स के ऊपर आपने प्रॉपर तैयारी करें। बैचलर्स के लिए 6 है और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आइल्स करने का यही मैं आपको मशवरा या एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप आइल्स किया होगा तो आपके पास इन लाइन हो जाएगी यूनिवर्सिटी, तो पहले ही कम है। तो अगर आपने आइल्स किया होगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सारी यूनिवर्सिटी में आप अपनी एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, तो जिसकी बेस पे आपके जो चांसेस हैं ज़्यादा हो सकते हैं एडमिशन में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिसमें आप एडमिशन जब फाइल करते हैं तो वो अपनी तरफ से एक रिक्वायरमेंट लगा देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। कोर्स टू कोर्स वेरी कर रहा होता है, जो स्पेसिफिक कोर्सेज़ होते हैं, जो जनरल कोर्सेज़ नहीं होते, तो उसमें ये टेस्ट की जो कंडीशन होती है, इसके साथ-साथ वो आपको ये भी कह सकते हैं, आपको इंट्रोडक्टरी कोई वीडियो बना के हमें भेजें कि हम किस कोर्स को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का भी आपको प्रोटोकॉल्स क्लियर करने पड़ेंगे और उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको इसके ऊपर वर्किंग करके मैं आपको दूँगा। बैंक स्टेटमेंट तो यही है कि आप जो है पर्सनल अकाउंट में लगाएँ, अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, शेयर अकाउंट नहीं होना चाहिए। आप अपने पर्सनल अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करो, इसमें अमाउंट कितनी होनी चाहिए, जिसमें जो अमाउंट है 6720 यूरो जो है आपको ऑलमोस्ट 25 लाख। इसके साथ-साथ अगर आप अपनी ट्यूशन फ़ीस को अगर हम देखें, अगर लाइक 12,000 यूरो फ़ीस है, अगर आपका 50% स्कॉलरशिप मिल जाए तो 6,000 यूरो, ये भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करना है। वो अक्सर स्टूडेंट इसको मेंशन नहीं करते, जस्ट लिविंग एक्सपेंस को मेंशन करके वीज़ा फाइल कर देते हैं। तो आपने लिविंग एक्सपेंस को सेपरेट देखना है, और अपनी ट्यूशन फ़ीस जो साल की है, उसमें जो अगर कुछ फ़ीस पेंडिंग है, वो भी अपनी अपनी स्टेटमेंट में शो करवानी है। इसके साथ-साथ इसमें जो एक बेनिफिट ये बताता चलूँ, स्पाउस भी आप, मैंने पहले बताया डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके साथ-साथ उनकी भी आपने लिविंग को पूरी करना है। जी, अगर आपने डिपेंडेंट अगर आपके साथ जा रहे हैं तो उसका एक फ़ॉर्मूला है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं जी। अगर आप एडल्ट एक पर्सन है तो उसका जो हस्बैंड या वाइफ है 1000 यूरो उनका होगा। अगर आपका एक बच्चा है 18 साल से कम है, ऑब्वियसली उसका 500 होगा। अगर दूसरा बच्चा है वो दूसरे बच्चे के लिए 400 होगा, तीसरे बच्चे के लिए 300 होगा, फोर्थ जो है बेबी के लिए आपका 200 होगा, फिफ्थ के लिए 100 होगा। उसके और उससे ज़्यादा होंगे तो वो
वो एग्जेम्प्ट होंगे। जी, आपने जो स्टेटमेंट आपने शो करवा दी है, इसका यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो जाती है एक्चुअली। सबसे पहले आपने ये देखना है जी, आपके पास जो पैसे हैं कहाँ से आए हैं। अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी जॉब सैलरी बतानी है, आपने अपना बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम लाजमी बताना है। तो ये सोर्स ऑफ इनकम जितना भी जो है पावरफुल होगा, तो उसी हिसाब से आपके जो वीज़ा रेशो भी ठीक होगी। आप ऐसे ही जस्ट डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट उठा के नहीं शो करवा सकते। उन्होंने उसकी बेस पे आपका सारा ईच एंड एवरीथिंग देखना है। फर्दर अगर आपका जो है अगर आपका कोई स्पॉन्सर आपको दे रहा है, तो आपने उस स्पॉन्सर की जो सबसे पहले तो अपने उस उनके अकाउंट से पैसे लेने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फादर आपके अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनकी स्टेटमेंट भी लगेगी, वहाँ पे ये शो हो रहा हो कि उनसे ये पैसे आपकी स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। फर्दर फिर आप यहाँ से बात अभी ख़त्म नहीं होनी, इसके साथ-साथ उन्होंने एविडेंस भी देना पड़ेगा, जो आपका जो मेन स्पॉन्सर है, उनको ये इनकम किस तरह वो सेविंग में किस तरह आई है, जहाँ फिर वो बिज़नेस करते हैं। अगर बिज़नेस करते हो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट, अगर वो जॉब करते हैं तो अपनी सैलरी के डॉक्यूमेंट लाज़मी शो करवाने हैं। अक्सर पेंशन भी मिली होती है, जो ग्रेच्युटी मिली होती है, वो भी आप शो करा सकते हैं। हमें सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर रिक्वायर्ड होगा, देन आपका जो वीज़ा रेशो अच्छा होगा। जी, ये थी आज की वीडियो। फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।